तू किस लिए तैयार हो रही है मनहूस? मेरा भांजा मेरी बेटियों से मिलने आ रहा है, तू जैसी को वो नौकरानी भी न रखे। ताईजान इसका गुलाबी रूप देख जल भुन गई थी। आमना ने नम आंखों से तायाजान को देखा, मगर वहां हमेशा की तरह सर्द महरी थी। वो अपनी कजन के पुराने कपड़े पहनकर किचन में काम करने लगी। न जाने क्यों शहरियार हसन की एक एक आहट पर इसका दिल धड़क रहा था। अपनी घबराहट छुपाने की खातिर वो कार पोर्च में आ गई। काश जिंदगी में सिर्फ एक दिन के लिए मुझे इस कार में बैठना नसीब हो जाए। तो हसरत भरी निगाहों से इसकी गाड़ी को देखते डायरी लिख रही थी। यू लाइक माई कार? शहरियार हसन की आवाज पर वो घबरा कर पीछे मुड़ी थी कि इसी लम्हे लाउंज का दरवाजा खोलकर आमना अंदर दाखिल हुई तो गर्मी और धूप से इसकी रंगत गुलाबी पड़ रही थी। एसी की ठंडी हवा इससे आकर टकराई तो आमना ने शुक्र का सांस लिया, वरना इस शदीद गर्मी और धूप में कॉलेज से 2 बसें बदलकर घर आते आते इसकी सारी हिम्मत जवाब दे जाती थी। इस वक्त भी इसकी सफेद रंगत इम्तमाई हुई थी। बैग टेबल पर रख के वो निढाल अंदाज में सोफे पर बैठी। जब इसे ताईजान अपने कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी। आमना घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आ गई तुम? आमना चलो जल्दी करो, काम पर लग जाओ, किचन में जाओ। मैंने सारा मेन्यू मुलाजमा को समझा दिया, मगर खाने में मुलाजमा का हाथ नहीं लगना चाहिए। सारा खाना तुमने बनाना है, एक भी चीज खराब नहीं पकनी चाहिए। ताईजान मसरूफ से अंदाज में कहते सामने सोफे पर आकर बैठ गईं। इनके पीछे पीछे हादिया और नादिया भी कमरे से निकली। आमना के 14 तबक रोशन हुए। पहले इतनी शदीद गर्मी में कॉलेज से वो भूखी प्यासी वापस आई थी और ताईजान ने न जाने किसकी दावत प्लान किए बैठी थी। क्या कोई आ रहा है? ताईजान, अगर सिर्फ घर का खाना बनाना है तो मैं शाम में बना दूंगी, प्लीज अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। आमना ने उंगलियां मसलते कह दिया, मगर जवाब ताईजान ने ऐसी खा जाने वाली नजरों से ऐसे घूरा। हाँ, मेरा भांजा आ रहा है, शहरियार हसन, इसी के लिए सारा एहतमाम कर रही हूँ और मुझे ज्यादा इनकार सुनने की आदत नहीं। कॉलेज अपनी मर्जी से जाती हो पढ़ने और ज्यादा बहाने मत बनाओ। मुंह हाथ धो लो और जाओ जाकर खाना बनाओ। इन्होंने सर्द मेहरी की इंतहा कर दी। आमना को रोना आने लगा। वो शदीद थकी हुई थी। तभी हादिया ने हाथ में पकड़ा हुआ जापानी क्रेप का खूबसूरत सा जोड़ा माँ के सामने रखा। अम्मी, मैं ये पहनूं, इसमें मेरा कलर ज्यादा डल तो नहीं लगेगा ना? हादिया एक छुपती हुई निगाह आमना की सुर्खो सफेद रंगत पर डाली। आमना ख्वामखा अपनी जगह चोर सी बन गई। नहीं नहीं नहीं, पहनो, कोई डार्क कलर पहनो और अभी पार्लर चली जाओ, शाम तक स्किन फ्रेश हो जाएगी तुम्हारी। जो भी महंगे से महंगा ट्रीटमेंट मिले वो करवा लेना। ताईजान के लहजे में शीरीनी घुल गई। आमना ने देखा हादिया के साथ साथ नादिया भी अपना नया जोड़ा निकाले प्रेस कर रही थी। घर में शहरियार हसन की आमद के हवाले से कुछ अनोखी ही तैयारियां थीं। तुम अभी तक यहाँ खड़ी मेरा मुंह देख रही हो, चली भी जाओ किचन में। ताईजान ने इससे घर का वो मरे मरे कदम उठाते किचन में चली आई, जहां मेन्यू के ऊपर लिखी 6 डिशेस देखकर ही इसके ओसान खता हो गए थे। मगर ताईजान को जवाब देना नामुमकिन था, सो वो भूख और थकन से निढाल होने के बावजूद तेजी से खाना बनाने लगी। बिरयानी, कोरमा, जरदा, फ्राई फिश और पता नहीं क्या क्या। जब आखिरी डिश बनाकर फारिग हुई तो घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। इसकी टांगें शल हो चुकी थी। माथे पर आया पसीना पूंछते वो पलटी तो ताईजान किचन में दाखिल हुई। वो भी नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। ताईजान, अब मैं अपने कमरे में चली जाऊं, मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, वो रूहान सी होते हुए बामुश्किल बोली। ताईजान ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा। हाँ हाँ चली जाना, पढ़ लेना नमाजें। हाजन बीबी, पहले एक हीर पिछली गली में दर्जन साइमा को देकर आओ। अभी अपनी हादिया की शादी होगी तो सारे कपड़े इससे सिलवाऊंगी। ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए ना, फिर रेट भी मुनासिब लगाएगी। ताईजान ने छोटी सी प्लेट के अंदर खीरे डालकर इसके हाथ में थमाई। आमना का जी चाहा वो जमीन पर बैठकर धारे मार मार कर रोने लगी, मगर खुद पर जब्त करते इसने प्लेट थाम लिया। आखिर कौन सा भांजा आ रहा है ताईजान का जो घर में इतनी एक्साइटमेंट है? इनकी तो एक ही बहन है, वो दुबई में रहती है। अगर इसका कोई बेटा है भी तो इसके आने पर सब लोग इतने खुश क्यों हैं? प्लेट हाथ में पकड़े वो बेजान अंदाज में किचन से बाहर निकल आई।
काम कर करके अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। बाहर 5 बजने के बावजूद हनूज गर्मी और तपश का वही हाल था। मई का चिलचिलाता महीना पूरी शिद्दत के साथ कराची में उतरा हुआ था। आमना ने दुपट्टा सर पर फैलाया तो उसकी निगाह हादिया पर पड़ी। वो पॉलर से तैयार होकर आई थी। इसकी तैयारियां और चमक दमक देखकर आमना लम्हे भर के लिए साकित रह गई। ओह अच्छा, तो ये बात है, ताईजान अपनी हादिया के लिए शहरयार हसन को घेरना चाह रहे हैं। लेकिन शहरयार हसन को कौन बताएगा कि अपनी हादिया तो कम से कम 6 बॉयफ्रेंड्स भगा चुकी है और 7वें वाले के साथों ताईजान में इसे रंगे हाथों पकड़ा था। खैर मुझे क्या, वो खीर की प्लेट थामे कंधे उचकाकर घर से बाहर निकल आई। दरअसल साइमा का घर पिछली गली में था। वो पूरी रोड घूमकर पिछली सड़क पर आई। कई दफा बेल बजाने के बाद साइमा ने दरवाजा खोला। आमना का थकन से बुरा हाल था। वो सख्त झुंझुला गई थी। पटकने वाले अंदाज में से खीर की प्लेट साइमा के हाथ में पकाई। साइमा ने प्लेट पकड़ी और खाली बर्तन अभी लाती हूँ कहकर अंदर मुड़ गई। जाते जाते वो दरवाजा भी बंद करके आमना ने देखा पूरी स्ट्रीट खाली थी। निर्धास अंदाज में वो घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। सुबह से मैंने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया, कल टेस्ट भी है। पता नहीं कौन है ये मोहतरम शहरयार हसन जिसकी वजह से सुबह से मेरी सख्ती आई हुई है। बेदर्दी से लब कुचल कर इसने दाएं बाएं देखा। एक स्याह रंग की गाड़ी बिल्कुल स्लो रफ्तार में चलते हुए इसी तरफ आ रही थी। आमना के रोंगटे खड़े हुए। अगर इसने मुझे अगवा कर लिया तो वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गाड़ी अब ऐन इसके सामने आकर रुक गई थी। आमना के कदमों तले से जमीन निकली। इसने पलट कर देखा, दर्जन का दरवाजा भी बंद था। इसने गड़बड़ा कर जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। गाड़ी का स्याह शीशा नीचे हुआ और किसी ने बाहर झांका। आमना बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? मैं काफी देर से तलाश कर रहा हूँ, मगर यहाँ सब गलियां और घर एक ही जैसे हैं। अंदर कोई शख्स बैठा हुआ था जिसकी बेजार कुन आवाज आमना से टकराई। ना चाहते हुए भी इसने आवाज की सिमत देखा। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स सुनहरी आंखों वाला था। दराज कद और माथे पर बिखरे हुए बाल। इसे सफेद रंग की टी शर्ट और ब्राउन पैंट पहन रखी थी। एक हाथ स्टीयरिंग पर जमाए, दूसरे हाथ से वो मोबाइल की स्क्रीन आमना की तरफ किए हुए था। हाँ, इतनी गर्मी में पता नहीं कौन है बेचारा खवार हो रहा है। वो बेख्तियार एक कदम नीचे आई और तभी इसे और करंट लगाकर ये कोई ट्रैप हुआ था। कितनी बेवकूफ हूं मैं, अभी मुझे पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल लेगा। ये तो यहाँ कौन मुझे बचाने आएगा? आमना ने घबरा कर आसपास देखा। गली में और कोई नहीं था। एक्सक्यूज मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखने से तो आप ठीक ठाक ही लगती हैं। आखिरी जुमला इसने हल्के से बड़बड़ा कर अदा किया, मगर आमना ने सुन लिया। गुस्से से इसकी रंगत इम्तिमाई। बेख्तियार इसने हाथ में पकड़ा पत्थर लहराया। खबरदार, जो मेरे नजदीक आने की कोशिश की, मैं इसी पत्थर से आपका सर भी फाड़ सकती हूँ। इसकी आवाज गुस्से से बुलंद हो रही थी। गाड़ी में बैठे शख्स ने नासमझी के आलम में इसे देखा, जो कॉलेज यूनिफॉर्म में गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ हाथ में पत्थर लिए खड़ी थी। दुपट्टा सर से फिसल कर शानों पर जा पड़ा था। घने ब्राउन बालों की एक झलक ने लम्हे भर के लिए से मुतहिर किया। अचानक वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। मैं आपसे सिर्फ इस जगह का एड्रेस पूछ रहा हूँ। मैं 3 बार इस पूरे मोहल्ले के चक्कर काट चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो झंझलाया और बेजार था। आमना का सांस हलक में अटक गया। इससे पक्का कोई अगवा करने वाला शख्स लग रहा था, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, साइमा का दरवाजा खुला और वो धुले हुए बर्तन लेकर बाहर निकली। हाथ में जूस का ग्लास भी था। आमना को हाथ में बड़ा सा पत्थर थामे देखकर वो एकदम चौंकी। साइमा बाजी, देखे ये शख्स मुझे अगवा करना चाहता है। शक्ल से वैशी दरिंदा लग रहा है। आमना ने घबरा कर साइमा का हाथ थामा। साइमा ने बेयकीनी से सामने खड़े इस हैंडसम से जवान आदमी को देखा, जो आमना की बात सुनकर भुना उठा था। देखिए मैडम, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मैं इनसे सिर्फ इस घर का एड्रेस पूछ रहा हूँ, मगर लगता है ये बताना ही नहीं चाहती। काइंडली आप बता दीजिए। इसने मोबाइल साइमा की तरफ बढ़ाया, मगर नजर हनूज आमना पर ही जमी थी। साइमा ने एड्रेस पढ़ा और फिर बेख्तियार बोली, अरे ये तो तुम्हारा ही घर का एड्रेस है। आमना, ये तो तुम्हारे ही कोई रिश्तेदार है, तुम इन्हें पहचान भी नहीं पाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? आमना का दिमाग भग से उड़ गया। साइमा की बात पर वो शख्स भी अचंभे से आमना को देख रहा था।
मेरा नाम शहरियार हसन है, मैं कुछ दिन पहले दुबई से आया हूँ। इसके इन 2 जुमलों ने आमना पर घड़ों पानी डाल दिया। पत्थर वाला हाथ नीचे हुआ तो बड़ा सा पत्थर धड़ाम से नीचे गिरा। इसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। ये है ताईजान का वो भांजा, अब तो मेरी शामत जरूर आएगी। ये शख्स जाते ही ताईजान को मेरी शिकायत लगाएगा और इसके बाद। आमना ने घबरा कर आंखें खोली। वो शख्स साइमा का शुक्रिया अदा कर रहा था। साइमा ने जूस का ग्लास इसकी तरह बढ़ाया। आप काफी थके हुए हैं, नजर आ रहे हैं, जूस पी लें। आमना आपको अपने साथ ही घर ले जाएगी। साइमा के इस खुश अखलाकी पर आमना का खून खोल कर रह गया, मगर वो कुछ नहीं बोली। शहरियार हसन ने जूस खत्म किया, साइमा का शुक्रिया अदा किया तो वो दरवाजा बंद करके पलट गई। मगर इतनी देर में आमना की टांगें शल हो चुकी थी। जल भुन में रही हूँ और सुबह से मोहतरम के आने की खुशी में पहले पकवान पका पका कर बेड़ा गर्क हो गया और अब यहाँ धूप में खड़े होकर सारी रंगत जल गई। मेरी और जूस ये मोहतरम पी गए। इसने खा जाने वाले निगाहों से शहरियार हसन को देखा। वैसे आप कौन है, हादिया या नादिया? शहरियार हसन दिलचस्पी से आमना के नाजुक सरापे को देखा। आमना ने सर झटक कर दुपट्टा सर पर जमाया। इन दोनों में से कोई भी नहीं, घर जाते आपकी मुलाकात इनसे हो जाएगी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। ठीक है, आप आगे बैठेगा। शहरियार हसन ने गाड़ी की चाबी निकाली। आमना हैरत से घूमकर पलटी। मैं आपकी गाड़ी में क्यों बैठूंगी? शहरियार हसन की आंखों में ढेरों हैरत उतरी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। तो क्या आप इस घुड़ती गर्मी में पैदल चलकर जाएंगी, वो भी 2 गलियां छोड़कर? वो हैरान हो रहा था। आमना कुलस कर रह गई। इस हब्स गर्मी में कॉलेज से अगर आपके लिए खाने तैयार करके आई हूं मैं, और इसी गर्मी में पिछले 25 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपकी गाड़ी ने यहाँ आकर कोई एहसान नहीं किया। दिन भर की थकावट अब इसके ऊपर गालिब आ रही थी। शहरियार हसन ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। चलाए, मेरे साथ यहाँ सड़क पर खड़े होना मुनासिब नहीं, आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। वो सनग्लासेस लगाकर पलट गया। आमना ने बेबसी से उसकी शानदार गाड़ी को देखा और फिर लंबी सड़क को अब मजीद मुशक्कत की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। दिल पर पत्थर रखकर वो गाड़ी में बैठ गई। वैसे आपने बताया नहीं कि आप इफ्फत खाला की क्या लगती हैं? शहरियार हसन ने चोर निगाहों से इसके सरापे को देखा। आमना बुरी तरह चिड़ी। आखिर आपको क्या मसला है? मैं क्या लगती हूँ और क्या नहीं? आप अपने काम से काम रखें। थकावट ने इसके असाब शल कर दिए थे। इससे ख्वामखा रोना आने लगा। ये शानदार शख्स और ये शानदार गाड़ी हादिया का नसीब बनने वाली थी, बस मेरे नसीब खराब है। ना माँ बाप का इंतकाल होता, ना मैं ताईजान के दर पर आकर पड़ती, और ना ये मुलाजमा वाली जिंदगी मेरे नसीब में होती। सर झटक कर वो अपने आंसू पीने लगी। गाड़ी ताईजान के घर के सामने रुकी। मेन दरवाजा खुला था। गाड़ी की आवाज सुनते ही ताईजान, हादिया और नादिया अंदर से बाहर गार्डन में निकल आई। जब इन्होंने गाड़ी से आमना को और शहरियार हसन को एक साथ उतरते देखा तो तीनों के माथे पर बल पड़े। ये मैडम क्या करती फिर रही है आपके भांजे के साथ? हादिया ने चिढ़कर इफत बेगम को मुखातिब किया। वो भी खा जाने वाले निगाहों से आमना को देख रही थी, जो शहरियार हसन से पहले ही तेज से कदम उठाती इनके पास आकर खड़ी हो गई थी। राजा ने फिलहाल तो उससे कुछ न कहा। चेहरे पर खुशामदाना मुस्कुराहट सजाकर वो शहरियार की तरफ मतवज्जो हुई, जिसने शाइस्तगी से इन्हें सलाम किया था। नादिया और हादिया दोनों की तैयारियां देखने वाली थी। अरे शहरियार, अंदर आओ, न तरसे के बाद दुबई से आयो। छोटे से थे जब तुम्हें आखिरी दफा देखा था। इफत बेगम ने शहरियार के सर पर प्यार दिया। आए, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। हादिया ने लपक कर मेजबानी के आदाब निभाए। आमना खामोशी से अंदर के सिमत मुड़ गई। अंदर लाउंज में आकर इससे पता चला कि इफत बेगम ने खानदान के चंद दीगर मेहमानों को भी मधु कर रखा था। वो खटक गई। ताईजान तो ईद बकरा ईद पर भी किसी की दावत नहीं करती थी, तो फिर आज क्या खास था? खाना वो बना चुकी थी। इस वक्त हादिया सारी डिशेस उठा उठाकर यूं सर्व कर रही थी जैसे सब कुछ उसने बनाया हो। आमना अफसोस से सर झटक कर ऊपर अपने कमरे में चले आई। इतने सारे मेहमान मौजूद हैं, किसी न किसी काम से नीचे जाना ही पड़ेगा। इसने अलमारी खोलकर सारे कपड़े कंगालने के बाद भी इससे कोई एक ढंग का जोड़ा भी पहनने के लिए नहीं मिला। आमना की आंखों में आंसू आने लगे। पीच कलर का एक खूबसूरत मगर पुराना शलवार कमीज निकालकर वो नहाने चली गई। नहाकर वो थोड़ी फ्रेश हुई। अब इससे गहरी नींद आ रही थी। वो बस सोना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो लेटती, हादिया धार से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अम्मी तुम्हें बुला रही है, नीचे जल्दी आकर सबके लिए चाय बनाओ। वो हुक्म देकर वापस चली गई। आमना ने बेबसी से शानों पर पड़ा दुपट्टा सर पर फैलाया।
बाल हल्के गीले थे, इसलिए उसने पुष्प पर खुले छोड़ दिए। नीचे लाउंज पर सोफे पर बैठे शहरयार हसन ने चौंक कर सीढ़ियां उतरती आमना को देखा। चंद लम्हे तक वो अपनी नजर नहीं हटा सका। ये लड़की कौन है खालाजान? इसने पानी का गिलास लबों से लगाया। ताईजा ने बदमजा होकर एक नजर आमना पर डाली। मनहूस जो भी पहन ले, जाने कैसे इसके ऊपर सज जाता है। 2 बरस हो गए इसके ईद बकरा ईद के कपड़े बनवाने भी छोड़ दिए, फिर भी पुराने से पुराना कपड़ा पहनकर भी आसमान से उतरी हुई हूड़ लगती है। और एक मेरी बेटी है, ताईजा ने ठंडी सांस भरकर सोचा। दोनों पॉलेट से तैयार होकर आई थी, महंगे कपड़े पहने थे, फिर भी इनकी रंगत आमना के सामने फीकी लग रही थी। ये हादिया के चचा की बेटी है, माँ बाप खुद तो मर गए, इस बला को हमारे सर पर छोड़ गए हैं। सवाए कॉलेज जाने और वापस आके टांगे पसार के सोने के अलावा इसके पास और कोई काम नहीं है। खाना तक तो पकाना नहीं आता। ताईजा ने जी भर के आमना की बुराई की। शहरयार हसन ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि आमना सीढ़ियां उतरकर किचन में चली गई थी। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। पहला घूंट लेते शहरयार हसन को अंदाजा हो गया था कि इफ़त बेगम की बातें आमना के मुतालिक सरासर झूठ थी। ताजन ऑफिस से वापस आ गए थे। शहरयार हसन शाइस्तगी से इनके साथ मिला। आमना नींद से बंद होती आंखों के साथ सबको देख रही थी। या अल्लाह, जल्दी जल्दी सब चाय पी लें तो मैं बर्तन धोकर सो जाऊं। सुबह मेरा टेस्ट भी है। इसने बेबसी से दिल ही दिल में दुआ मांगी। तभी इफ़त बेगम ने शहरयार हसन को मुखातिब किया। इफ़त, तुम्हें बताया तो होगा कि इसने यहाँ तुम्हें क्यों भेजा है? इफ़त बेगम के लहजे में शीरीनी ही शीरीनी थी। माँ के जिक्र पर शहरयार हसन ने सर हिलाया। हाँ, इनका कहना था कि मैं शादी के लायक हो गया हूँ, अपना बिजनेस दुबई में सेट कर चुका हूँ, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए इन्होंने मुझे आपके घर भेजा था। वो साफ गोई से बोला था। हादिया और नादिया दोनों सीधी होकर बैठ गईं। दोनों खामखा शर्माने लगी। बस बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी एक ही बहन है, और सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। ताईजा ने शहरयार हसन के महंगे कपड़ों, महंगी घड़ी और जूतों का मुआयना किया। शहरयार हसन मुस्कुराया। तो फिर क्या आपने मुझे अपने दामाद के तौर पर कबूल कर लिया? वो सीधा होकर बैठ गया। आमना ने बेचैनी से पहलू बदला। इसे सारी बातचीत वहशत में मुब्तला कर रही थी। इफ़त बेगम खुशी से निहाल हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। आज सबके सामने मैं तुम्हारी मंगनी कर दूंगी। मेरी दोनों बेटियां दोनों खूबसूरत और सुघड़ हैं। तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है, तुम इनमें से किसी का भी नाम ले सकते हो। ताजा ने बेशर्मी से अपनी दोनों बेटियां प्लेट में सजाकर इसके सामने रख दी। रिश्तेदारों के चेहरे पर नागवार तासुर फैला। आमना ने बेबसी से लब कुचले। ऐसे कौन करता है? ताईजान अपनी बेटियां एक शख्स के सामने अपने इंतखाब के लिए रख रही हैं। भला ऐसी भी क्या लालच? ऐसे सर झटका। ये बात इसने अपने दिली दिल में कही थी। शहरयार हसन ने एक नजर हादिया और नादिया पर डाली। दोनों के चेहरे पर एतमाद था। दोनों में से कोई भी चुनी जाती, फायदा तो इस घर का होना था। शहरयार हसन ने गहरी सांस ली। अम्मी चाहती है कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करूं, और मैं भी ये चाहता हूं आपका घराना मुझे पसंद आए और मैं आपका दामाद बनकर खुशी महसूस करूंगा। लेकिन मैं हादिया या नादिया से नहीं, बल्कि आमना से शादी करना चाहता हूं। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। शहरयार हसन की बात पर इन सबके सरों पर गोया आसमान टूट पड़ा था। आमना लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। ताईजान की आंखें उबल कर बाहर निकलने लगी, और बाकी रिश्तेदारों में से कोई मुस्कुरा रहा था तो कोई हैरानगी से शहरयार हसन को देख रहा था, जिसने इंतहाई बेबाकी से अपनी पसंद का इकरार कर लिया था। ये क्या बदतमीजी है? आमना का यहाँ क्या जिक्र? मैंने अपनी हादिया या नादिया के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया था। इफ़त बेगम दबी दबी सी आवाज में बोली थी। वो बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। शहरयार हसन ने इत्मीनान से टांग पर टांग रखी। आमना भी इस घर की बेटी है और हादिया और नादिया की निस्बत ज्यादा सलीकामंद भी है, ज्यादा खूबसूरत भी, और सच कहूं तो जो मासूमियत इसमें है वो आपकी बेटियों में नहीं है। इसलिए मैं आमना से शादी करूंगा। इसका अंदाज दो टोक था। आमना ने भुखला कर ताईजान को देखा। वो ऐसे ही देख रही थी। इनकी नजर में ऐसी नफरत थी कि आमना के कदमों तले से जमीन निकल गई। आमना भी तो आपकी बेटी है इफ़त भाभी, इसके वालिदैन तो है ही नहीं, इसका रिश्ता भी तो आप लोगों ने तय करना है। अगर शहरयार जैसा अच्छा रिश्ता मैसर और वो आपकी आमना को पसंद भी करता है तो फिर देर किस बात की? हम सब की मौजूदगी में रिश्ता पक्का कर दीजिए। ये बोलने वाली आमना की एक और चची थी। चंद और लोगों ने भी इनकी हमायत की। शहरयार हसन खामोशी से सबका जायजा ले रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। इफ़त बेगम शदीद दहशत में आ गई थी। फूफा जान जब इस सारे तमाशे से बेजार सी हो रही थी, चिढ़कर बोली,
भाई तुमने तो हमें यहाँ बुलाया था अपने भांजे से अपनी बेटी की मंगनी करने के लिए। सारी तैयारी तो तुम पहले ही कर चुकी हो, अब ये ड्रामे करना बंद करो। जल्दी अंगूठी पहनाओ शहरयार इस बच्ची आमना को, ताकि हम सब अपने अपने घर को जाएं। नेक काम में देर कैसी? वो पहुंचा। आमना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ताईजान ने खा जाने वाली नजरों से आमना को देखा। हादिया और नादिया पैर पटकते हुए उठकर अपने कमरे में चली गई थी। दोनों के तासुरात ऐसे थे जैसे वो आमना को जीते जी मार देंगे। फूफो जान ने उठकर आमना को सोफे पर बिठा दिया। लाओ भाई, इफ्फत कहाँ है तुम्हारी अंगूठी जो तुमने आज मंगनी के लिए निकाल कर रखी थी? फूफो जान फुल फॉर्म में थी। इन्हें यूं भी इफ्फत बेगम की हरकतें एक आंख नहीं भाती थी। आमना पर होने वाले जुल्म सितम से वो सब आगाह ही थे, मगर आज बदला लेने का मौका तो इन सबको मिल गया था। शहरयार हसन के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। शराज साया भी बस तमाशाई बने खड़े थे। हाँ, मगर इन्होंने कोई एतराज नहीं किया। फूफो जान ने शहरयार हसन को आमना के बराबर में बैठाया तो वो जी जान से लर्ज उठी। इफ्फत बेगम ने अंगूठी नहीं निकाली। शहरयार हसन अलबत्ता अपनी अंगूठी साथ लेकर आया था। देखते देखते उसने आमना का हाथ पकड़कर नफीस सी अंगूठी पहना दी। आमना का दिल धक से रह गया। इसके मजबूत हाथों का लम्स इतना पुरअसर था कि वो लम्हे भर में सर्द पड़ गई। मुबारक हो शिजा, आज तुम अपने फर्ज से सबकदोश हो गई। और इफ्फत की बहन भी मायूस नहीं हुई। फूफो मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई थी। इन्होंने शहरयार और आमना दोनों के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। कोई जाकर फिर से मिठाई निकाल कर ले आए। सबने बारी बारी मिठाई चखी, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और साकित बैठी इफ्फत बेगम की परवाह ना करते हुए सब अपने घरों को रुखसत हो गए। ताईजान का तो हाल ये था जैसे वो कोई पत्थर की मूरत बन गई। ऐसा हीरे जैसा दामाद इनके हाथ से निकलकर आमना की झोली में जा गिरा था। वो लड़की जिसे वो घर की मुलाजमा से भी कमतर समझती थी। अपने कमरे में चली जाओ वरना तुम्हारी ताईजान तुम्हें खा जाएंगे। मुझे अम्मी को कॉल करके मुबारकबाद देनी है। आमना को शहरयार हसन की सरगोशी अपने कान के पास सुनाई दी तो उसे हल्का सा रुख मोड़ कर देखा। ताईजान कुछ फासले पर बैठी से देख रही थी। आमना का दिल बंद होने लगा। शहरयार हसन एक्सक्यूज मी कहता कमरे से बाहर निकल गया। आमना घबरा कर अपनी जगह से उठी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो मुड़ी, मगर इससे पहले के 2 कदम भी उठाती ताईजान चील की तरह इसके ऊपर छपटती थी। ये गुलछड़े उड़ाती फिर रही थी। घर से बाहर इसलिए कार में बैठकर आई थी शहरयार हसन के साथ। हाँ, क्या जादू किया तूने इस पर बदजात लड़की? ताईजान ने मुट्ठी में इसके खुले बाल जकड़े। आमना के लबों से एक सिसकी निकली। मैंने कुछ नहीं किया ताईजान, प्लीज मुझे छोड़ दें। मैंने इनसे नहीं कहा था कि वो मुझे पसंद करें। आप चाहे तो ये मंगनी खत्म कर दें प्लीज। वो सिसक उठी थी। वो सारी मारे जो बचपन से लेकर आज तक ताईजान इससे देती आई थी, सभी एक एक करके इससे याद आने लगी थी। ताईजान ने एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। आंखों में आंसू लिए ताईजान की तरफ देखा। वो बस खामोश तमाशाई बने अपने मोबाइल की तरफ मसरूफ थे। अपनी बीवी को रोकना इनके बस में नहीं था, ना ही इन्होंने कभी कोशिश की थी। बहुत हवाओं में उड़ रही है। शहरयार हसन जैसा अमीर कभी लड़का चाहिए तुझे। ऐसे तेरे पर काटूंगे कि जमीन भी नसीब नहीं होगी तुझे। इन्होंने मुट्ठी में आमना का चेहरा दबोचा। इसकी आंखों से बेख्तियार 2 आंसू टपके। जानबूझकर किया इसने ये सब कुछ अम्मी। अपनी सफेद चमड़ी दिखाकर लोगों को अपनी जानिब रागिब करती है। और आज इसने शहरयार को भी घेर लिया। अब ये जाएगी दुबई, ऐश करेगी शहरयार के साथ और मैं और नादिया यहीं सड़ते रहेंगे। ऊपर रेलिंग के साथ लगी हादिया चिल्लाकर बोली थी। आमना ने बेबसी से पलके मींच ली। इसने ऐसा कब चाहा था? ना चाहते हुए भी मुसीबत आकर इसके गले में पड़ जाती थी। ताईजान ने रख कर 2-3 धमोके इसकी कमर पर लगाए। वो सिसकती रही। बेख्तियार ही उसने जी भरकर शहरयार हसन को कोसा था जिसने अनजाने में इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। ताईजान मार मार कर थक चुकी तो इन्होंने खींचकर इसकी उंगली से अंगूठी उतार ली। ये अंगूठी सिर्फ मेरी हादिया के लिए, दफा हो जाए यहाँ से। अपनी मनहूस सूरत लेकर भीख लेने की आदी है तू, भीख ही मिलेगी तुझे। इन्होंने जमीन पर गिरी आमना को ठोकर मारी। वो कराह कर रह गई। हाँपती कांपती ताईजान पलट कर अपने कमरे में चली गई। ताईजान तो पहले जा चुके थे। ऊपर रेलिंग के साथ खड़ी तमाशा देखती हादिया और नादिया सर झटक कर पलट गई। हादिया को ज्यादा अफसोस था। नादिया तो यूं भी एक छोड़कर दूसरा पकड़ने की कायल थी। इस वक्त भी मोबाइल कान से लगाए वो किसी नए नंबर पर राब्ते में मसरूफ थी।
आमना ने आंसू भरी पलकें उठाकर देखा, इसकी इज्जत का जनाजा निकालकर माँ बेटियां जा चुकी थीं। अपने बिखरे टूटे वजूद को समेटती वो उठ खड़ी हुई। ताईजान ने उसके बाल बुरी तरह से नोच लिए थे। चेहरे पर जा बजा थप्पड़ों के निशानात थे। खरोंचे अलग दर्द कर रहे थे। वो लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। दरवाजा बंद करते उसे माँ बाप की शिद्दत से याद आई थी, फूट फूट कर रोते हुए। उसने बेख्तियार अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली को देखा। सिर्फ चंद लम्हे शहरयार हसन के नाम की अंगूठी इसने पहनी थी, मगर वो एक अजीब सा एहसास छोड़ गई। वो रात न जाने किस वक्त सोई थी, मगर सुबह बेहंगम से शोर से इसकी आंख खुली। कुछ अजनबी ऊंची ऊंची आवाजें नीचे से सुनाई दे रही थी। बोझल होते सर के साथ वो बामुश्किल उठी। घड़ी में सुबह के 11 बज रहे थे। ओ गॉड, मैं इतनी देर तक सोती रही। मैंने तो कल कॉलेज जाना था, नाश्ता भी नहीं बनाया सबका। वो आवाज बागता अंदाज में दुपट्टा संभालती कमरे से बाहर निकली, मगर रेलिंग के पास ही ठिठक गई। नीचे लाउंज का मंजर वाज़ेह था। नीचे कोई आया था, एक खुश शक्ल सी औरत जिसके चेहरे के नक्श इफत बेगम से मिलते थे। वो और इनके शौहर दोनों सोफों पर बैठे हुए थे। इनके चेहरे की चमक और खुशी बता रही थी कि वो बड़ी एक्साइटमेंट में यहाँ आए। इनके पास बड़े बड़े टैची केस धरे हुए थे और शहरयार हसन भी इन्हीं के पास सोफे पर बैठा था। इसकी रंगत भी तमतमा रही थी। ये आवाजें इन्हीं दोनों की थी। अरे भाई, शहरयार ने तो हमें टिकने नहीं दिया। कल रात जैसे ही मंगनी की अंगूठी आमना की उंगली में पहनाई, इसने इसी वक्त हमारी टिकट करवा दी। आधी रात को बुलवाया इस लड़के ने हमें। ताईजान की बहन सिफत बेगम मोहब्बत से शहरयार हसन की तरफ देखते हुए बोली। ताईजान मरवतन मुस्कुराई, अलबत्ता इनके तासुरात सर्दी रहे। ताईजान को सिफत बेगम के शौहर बहुत पसंद आए थे। वो मुसलसल इनके साथ कारोबारी नौयत की गुफ्तगू किए जा रहे थे। रेलिंग के पास खड़ी आमना ने 100 दफा सोचा कि वो नीचे जाए या ना जाए, तभी शहरयार हसन की निगाह इस पर पड़ी। ढेरों रंग इसकी आंखों में उतर आए। इसने पलट कर माँ से कुछ कहा। तभी सिफत बेगम ने भी पलट कर सीढ़ियों की तरफ देखा। अरे भाई, यही आमना है। माशाल्लाह, मेरे बेटे की चॉइस किस कदर खूबसूरत है। शहरयार, तुमने तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी पसंद की है। वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आमना पजल सी हो गई। हादिया जो अभी कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी, इसने खा जाने वाली निगाह आमना पर डाली और फिर धड़ाम से सोफे पर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करने लगी। आमना मेरी अम्मी है, शायद तुम उनसे कभी नहीं मिली क्योंकि मामा और बाबा कभी पाकिस्तान आए नहीं। शहरयार हसन ने इसे मुखातिब किया। फासला इतना ज्यादा नहीं था, सो अब वो रेलिंग के पास खड़ी नहीं रह सकती थी। दुपट्टा सर पर जमाती वो नीचे चली आई। सिफत बेगम ने इसे साथ लिपटाकर खूब सारा प्यार किया। इनके शौहर एहतशाम अंकल ने भी सर पर प्यार दिया। सिफत बेगम ने आमना को अपने बराबर बिठा लिया। कमाल इफत, देवर की बेटी को भी तुमने माँ बनकर पाला और माँ बनकर ऐसे रुखसत करोगी। एहतशाम ज्यादा दिन छुट्टी नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ हमें शादी की तारीख तय कर लेनी चाहिए। वो खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। आमना ने घबरा कर ताईजान को देखा। वो बड़े जब्त से मुस्कुराई। हाँ, क्यों नहीं, अब जब तुम आई गई हो तो सारे मामला तय कर लो। आमना को हैरत का झटका लगा। इन्होंने इतनी जल्दी खुद को कैसे संभाल लिया था? मगर नहीं, ऐसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। ताईजान की निगाहों से आग की जो लपेटें निकल रही थी वो गैर मामूली थी। आमना का दिल डूबने लगा। मुझे अगले हफ्ते वापस जाना, आज पीर है, 2 रोज बाद का निकाह रख लेते हैं, रुखसती करवा कर हम वापस चले जाएंगे। फिर शहरयार जाने और इसकी दुल्हन। एहतशाम साहब ने हंसते हुए कहा। ताईजान ने कंधे उचका दिए। ऐसे मामला यूं भी ताईजान देखती थी, मगर आमना का दिल डूबे जा रहा था। वो घबरा कर अपनी जगह से उठी। इफत, अपनी बेटी से कहो अच्छी सी चाय तो बनाकर लाए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। सिफत बेगम ने फरमाइश की। ताईजान ने बाद नाख्वास्ता हादिया की तरफ देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो रात भर यकीनन गम मनाती रही थी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आमना को मौका मिल गया था। इसने फौरन गायब होने में आफियत जानी। किचन में आकर इसने सुकून का सांस लिया, मगर ये सब इसे ठीक नहीं लग रहा था। और वैसे ही हुआ। आहट महसूस करके वो पलटी तो पीछे ताईजान खड़ी थी। ज्यादा खुश मत हो, ये मत समझना कि सब ठीक हो गया तो मैं ऐसी इबरतनाक सजा दूंगी कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ताईजान बाजार मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कह रही थी, मगर इनके लहजे से निकलती आग की लपेटें महसूस करते आमना अपनी जगह सुन रह गई।
इसकी आंखों में नमी उतरी। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं ख्वामखा अपनी जिंदगी को जहन्नुम क्यों बनाऊं? मुझे शहरयार इससे खुद बात करनी चाहिए। वो उंगलियां मसलती पलट कर अपने कमरे में चली आई। मेहमानों का रश था, इसलिए ताईजान ने भी पूरा दिन इससे काम के लिए आवाज नहीं लगाई। अपने कमरे में घबराई घबराई सी टहलती रही। शुक्र था कि कॉलेज के बैग में चंद बिस्किट मिल गए थे। वो बस रात होने का इंतजार कर रही थी, मगर आज तो रात भी कयामत बनकर उतरी थी। शाम ढलते मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी। कमरे की खिड़की से लगी आमना का दिल डूबने लगा। मुझे हिम्मत करनी चाहिए, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। भाईजान तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। दिल कड़ा करते इसने अपने जहन में जुमले तरतीब दी और आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आई। बिजली बंद थी, जनरेटर चल रहा था, जिसकी वजह से इक्का दुक्का रोशनियां जल रही थी। वो धीमे कदमों से चलते शहरयार के कमरे के सामने आई। इससे दस्तक दी तो कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। कॉफी का मग हाथ में थामे शहरयार हसन ने हैरत से इसे अपने दरवाजे पर देखा। खैरियत है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे देखते ही तुम तो गायब हो जाती हो। शहरयार हसन ने तायराना निगाह पीछे पूरे घर पर डाली। आमना ने बेबसी से सब कुछ ले लिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे अंदर आने दें प्लीज। वो मुझे झिझकते हुए कमरे के अंदर आई। शहरयार दिलचस्पी से इसे देखने। हल्के सब्ज रंग की सादा से शलवार कमीज में बड़ा सा दुपट्टा शानों पर फैलाए। वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर इतनी घबराई हुई थी। जो बात करनी है बिला झिझक करो, मैं तो हाजिर हूं। यार, हसन ने दरवाजा बंद किया और हल्का सा सर को खाम देकर कहा। आमना रोहान सी हुई। आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दें, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप समझते क्यों नहीं है? ताईजान ने आपको हादिया के लिए पसंद किया था। वो मेरी जान ले लेंगी अगर आपने मुझसे निकाह किया तो। वो रो पड़ने के करीब थी। शहरयार हसन ने दिलचस्पी से देखा। तुम अपनी ताईजान से इतना डरती क्यों हो? इससे स्टैंड नहीं ले सकती, और वो क्यों जान लेंगी तुम्हारी? पसंद तो तुम्हें मैंने किया है ना। मेरी मर्जी, मैं जिससे भी निकाह करूं। वो कौन होती है मुझे हादिया के लिए पसंद करने वाली? शहरयार हसन ने सुकून से बाजू सीने पर बांधे। आमना ने बेबसी से देखा। आप समझते क्यों नहीं? इस घर में सिर्फ ताईजान की मर्जी चलती है और मेरे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगी? वो बुरी तरह खौफजदा नजर आई। शहरयार हसन ने बगौर से देखा। तुम्हें किसी ठिकाने की जरूरत नहीं है आमना। निकाह के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा हमेशा के लिए। इसने आहिस्तगी से आमना का हाथ थामा। वो करंट खाकर पीछे हटी, मगर शहरयार हसन की नजरें देख चुकी थी कि इसके हाथ में अंगूठी नहीं है। तुम्हारी रिंग कहाँ गई? वो बगौर से देखकर बोला। आमना की रंगत सर्द पड़ी। वो मैंने उतार दी। वो बेसाख तक घबराई थी। शहरयार हसन ने इसके चेहरे के बदलते रंग देखे। तुम्हारी ताईजान ने वो रिंग ले ली है ना? ओ गॉड, किस किस्म का घराना है जुल्म करते हुए। सोचते भी नहीं। जी तो चाह रहे अभी जाकर इनका गिरेबान पकड़ लूं। शहरयार ने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ प्लीज निकाह से इनकार कर दें, मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ। मुझ में ऐसा क्या है जो आपको मुझसे ये निकाह करना है? किसी और से कर लें, हादिया से कर लें शादी। वो भी तो इतनी प्यारी है। वो बस हर सूरत इस रिश्ते से इनकार करना चाहती थी। शहरयार हसन की मुस्कुराहट सिमटी। वो चंद लम्हे बगौर आमना को देखता रहा और फिर 2 कदम चलकर इसके सामने आया। जो तुम में आमना, वो बस इसमें नहीं बल्कि किसी और में नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी पाकीज़ा हो, और मैं ऐसी अनमोल हुस्न को जाने नहीं दे सकता। पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हुआ हूं मैं। और शहरयार हसन इतना कमजोर आदमी नहीं कि चंद साजिशी औरतों के डर से अपनी मोहब्बत को छोड़ दे। इसकी आंखों में झांकता हुआ वो एक जज्ब के आलम में कह रहा था। आमना अपनी जगह पर सुन सी रह गई। सारे अल्फाज उसके लबों में दम तोड़ गए। सामने खड़े मजबूत सरापे वाला इस शख्स ने जिस तरह मोहब्बत का इकरार किया था, लम्हे भर में ही आमना को मोतबर कर दिया था। बाहर कोई आहट हुई। एक घुटी घुटी सी चीख आमना के लबों से निकली। डरो मत, लगता है कोई बिल्ली है, मैं देखता हूँ। शहरयार हसन ने मोबाइल की टॉर्च से आमना ने नफी में सर हिलाया। मुझे जाने दे पहले, मुझे बस अपने कमरे में जाना है। वो बुरी तरह घबरा गई थी। शहरयार हसन ने इसे रोका नहीं। दरवाजा खोलते वो अंधाधुंध बाहर भागती चली गई। ये देखे बगैर कि अपने कमरे के दरवाजे की पे खड़ी हादिया ने इसे शहरयार हसन के कमरे से निकलते देख लिया था। अगली सुबह आमना को अपने ड्रेसिंग टेबल पर अंगूठी पड़ी हुई मिल गई। एक बेख्तियार मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली। अंगूठी के साथ एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था, ये अंगूठी मैंने तुम्हें पहनाई थी, इस पर से तुम्हारा हक है, तुम्हारी इस ताईजान का नहीं। इनके कमरे से चुराई है मैंने, अब इसे पहन लो और उतारना मत। आमना ने गुलाबी पड़ते हुए अंगूठी उठाई और इसे उंगली में पहन लिया। एक लम्हे के लिए इसे ऐसे लगा जैसे वो ताईजान के खौफ से आजाद हो गई हो।
अगर तायजा ने पूछ लिया अंगूठी कहां से मिली तो क्या जवाब दूंगी? एक सोच इसके जहन में जागी, मगर अंगूठी उतारने का इसका दिल न किया। इसने आस्तीन हाथ पर आगे तक कर ली जिससे अंगूठी छुप गई। इसका ख्याल था कि तायजान इसे कामकाज के लिए बाहर बुलवा लेंगी, मगर पूरा दिन सुकून से गुजर गया। तायजान ने इसे किसी काम के लिए आवाज नहीं दी। तायजान घर की सजावट की ऑर्डर्स दे रहे थे, इसलिए पूरा दिन केटरिंग का काम होता रहा। मुख्तलिफ रंग बिरंगी लाइटें लगाकर घर को सजा दिया गया। वो खौफजदा थी, पता नहीं तायजान ये शादी होने देंगी भी या नहीं। धड़कते दिल के साथ इसके ज़हन में बस यही ख्याल था और वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसका रवा दमा दुआ गो था कि शहरियार हसन के साथ इसका रिश्ता ना टूटे। दूसरे दिन वो दिल कड़ा करके कमरे से निकल आई। तायजान किचन में मसरूफ थी। इफ़त बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही शहरियार हसन घर में। गैर मामूली चहल पहल थी, शादी वाला घर मालूम हो रहा था। वो झिझकते हुए किचन में आई। मैं खाना बनाऊंगी, तायजान घर में बहुत सारे मेहमान हैं, सब कुछ आप कैसे करेंगे? इसने झिझकते हुए पूछा। फ्रिज के पास खड़ी हादिया से देखकर नफरत से पैर पटकते किचन से बाहर चली गई, मगर तायजान इंतहाई सुकून से इसकी तरफ घूमी। नहीं, तुम क्यों खाना बनाओगी? कल तुम्हारी मेहंदी और परसों तुम्हारा निकाह है। मायूं को जोड़ा तुम्हारी सास ले आई है, वो जोड़ा पहन लो और कमरे में बैठ जाओ। निकाह से पहले लड़कियां काम नहीं करती। वो मुस्कुरा रही थी और इनका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। आमना गिरते गिरते बची, या अल्लाह, ये तायजान को क्या हो गया? क्या सचमुच इन्होंने मेरे और शहरियार के रिश्ते को तस्लीम कर लिया? खुशी की एक लहर से इसके अंदर जागी। इसका जी चाहा कि जाके तायजान को जोर से गले लगा ले, मगर वो मुड़कर फिर से पतीले में चम्मच हिलाने लगी। अपनी बेतराब खुशी को दबाते वो वापस तायजान का कहना दुरुस्त था, इसकी मायूं का जोड़ा और बाकी सारे लवाजमात मुलाजमा कमरे में दे गई थी। शाम के वक्त घर वालों की मौजूदगी में सिफत बेगम ने इसे मायूं बैठा दिया। वो सब बेहद खुश थे। इस जर्द जोड़े में आमना को शहरियार हसन की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। मुस्कुराहट ने मुसलसल इसके लबों का अहाता कर लिया था। इसे लग रहा था सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, मगर ये इसकी भूल थी। मेहंदी की तकरीब शाम 7 बजे होना तय पाई थी। सब्ज रंग का खूबसूरत खूब सारे घेर वाला फ्रॉक सिफत बेगम ने इसके कमरे में पहुंचा दिया था। ब्यूटिशियन ने 6 बजे पहुंच जाना था। वो सुबह से घबराई हुई थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा घबराए हुए अंदाज में हादिया कमरे में दाखिल हुई। यार आमना, कितने मजे से दुल्हन बनकर बैठी हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ? इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आमना ने घबरा कर इससे देखा। क्या मतलब, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो तो इस पर हैरान रह गई थी। हादिया ने आखिर इससे मुखातिब कैसे किया? वो तो इससे बला की नफरत करती थी। मेरे सैलून में अपॉइंटमेंट है, अभी मुझे वहां के लिए निकलना है, और मेरा ड्रेस दर्जन साइमा के पास पड़ा है, इसने अभी तक नहीं भेजा। अब मैं सैलून जाऊं या इसके पास ड्रेस उठाने जाऊं? अम्मी ने तो सख्ती से मना कर दिया कि किसी मुलाजिम को नहीं भेजेंगी। प्लीज तुम इसके घर चली जाओ, हादिया ने रो पड़ने वाले अंदाज में कहा। आमना की सीटी गुम हुई, मैं कैसे जा सकती हूँ? वो झिझक गई। हादिया ने एक तंजिया निगाह इस पर डाली। हाँ, पता है तुम आयु बैठी हो, दुल्हन का सारा प्रोटोकॉल होता है, नकाब करके चली जाओ ना यार। इतनी सी मदद नहीं कर सकती? तुम मेरे सालों का साथ है हमारा, और वैसे भी कल तो तुम रुखसत होकर शहरियार हसन के साथ चली जाओगी। हादिया के लहजे में ढेरों उदासी उतर आई। आमना बेचैन हो गई। मैं ले आती हूँ तुम्हारा ड्रेस, तुम फिक्र मत करो। इसके अंदर की हमदर्द लड़की जाग उठी थी। हादिया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इससे खुद ही अलमारी से चादर निकालकर आमना को पकड़ाई। आमना ने चादर ओढ़ी और निकाब करके कमरे से बाहर निकल आई। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो लम्हे भर के लिए झिझकी, मगर हादिया ने वादा कर चुकी थी, सब इनकार भी मुमकिन नहीं था। मेहमानों के बीच से गुजरती वो घर से बाहर निकल आई। कई लोगों ने इसे देखा। जर्द मायूं के जोड़े की वजह से इसे सबने तकरीबन पहचान लिया था, मगर किसी ने रोका नहीं। बस जल्दी से हादिया का ड्रेस लेकर वापस आ जाऊंगी। आमना ने दिल कड़ा करके गली का मोड़ काटा, मगर एक यकलख्त से किसी ने दबोच लिया। एक चीख आमना के लबों से निकली। मोड़ के करीब एक स्याह रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसके बाहर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। इसने हादिया को दबोच कर इसकी नाक पर रुमाल रख दिया था। वो फड़फड़ाने लगी। खुद को बचाने के लिए जितनी कोशिश वो कर सकती थी इसने की, मगर नकाबपोश आदमी ताकतवर था। इसे दबोचकर नाजुक से आमना को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका। आमना ने उठना चाहा, चिल्लाना चाहा, मगर इसके ज़हन पर किसी मनोन बोझ ला दिया गया। वो पलकें तक न खोल सकी। बेहोशी की दवाई इतनी ताकतवर थी कि इसका ज़हन लम्हों में ही गहरी तारीकी में डूबता चला गया। शाम 6 बजे घर में दाखिल होते शहरियार हसन ने बेचैनी से सीढ़ियों की तरफ देखा। आमना के कमरे का दरवाजा बंद था और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। मेहमानों के तासुरात भी अजीब थे। क्या बात है मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अभी तक रस्म शुरू करने के भी कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। शहरयार हसन ने सोफे पर बैठी सिफत बेगम से पूछा। इन्होंने अपने आंसू साफ किए। क्या बताऊं तुम्हें शहरयार, आमना आज दोपहर से गायब है। सारे मेहमानों के बीच में चादर लेकर घर से निकली थी और इसके बाद घर वापस आई नहीं। इफत तो कह रही थी कि वो घर से भाग गई है। सिफत बेगम की बात पर शहरयार हसन के सर पर आसमान टूट पड़ा। इसकी रंगत सफेद पड़ी। बकवास कर रही है वो औरत। आमना ऐसी नहीं है, वो क्यों घर से भागेगी? इसने लब भींच कर इस तरफ देखा जहां इफत बेगम तायजान के साथ सर जोड़े कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। सारे मेहमान इनके आसपास जमा थे। यकीनन वो सब लोगों में बात मशहूर कर चुकी थी कि आमना घर से भाग गई है। पानी पी लें। नस्वानी आवाज पर शहरयार ने चौंक कर देखा। हादिया पानी का गिलास थामे खड़ी थी। सुर्ख रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो ताम जाम से तैयार खड़ी थी। निगाह शहरयार पर जमी थी और लबों पर मुस्कुराहट थी। अम्मी ने आपको मना भी करना चाहा था लेकिन आपने इनकी बात सुनी नहीं। आमना का कैरेक्टर तो शुरू से ऐसा था। अब भी देखा, वो घर से भाग गई। आपको वो सूट नहीं करती। हादिया ने एक अदा से बाल कंधे के पीछे झटके। वो वाज़ेह तौर पर दावतें नजारा दे रही थी। शहरयार ने लब भींच कर इसे देखा। थैंक्स, मुझे पानी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आमना की जरूरत है। इसके सख्त अंदाज पर हादिया की मुस्कुराहट सिमटी। वो मोबाइल जेब से निकालता लाउंज से बाहर निकलता चला गया। हादिया ने बगौर इसकी पुष्ट को देखा। तुम्हारी आमना को तो ऐसी जगह ठिकाने लगवाया अम्मी ने कि वहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। शादी तो तुम्हारी मुझसे होगी। शहरयार हसन के दिल पर सिर्फ मैं ही राज करूंगी। हादिया ने पानी का गिलास लबों से लगा लिया। इसके अंदर तक सरशारी उतर गई थी। इफत बेगम भी चेहरे से मुतमईन नजर आ रही थी। हाँ, मगर बज़ाहिर वो रोने धोने की एक्टिंग करती दिखाई दे रही थी। शहरयार हसन ने गाड़ी में बैठकर बाहर से दरवाजा बंद किया। आखिर में इतना लापरवाह कैसे हो गया? मुझे हर लम्हे इस पर नजर रखनी थी। मैं भूल कैसे गया कि वो दुश्मनों में गिरी हुई है। इसने जेब से मोबाइल निकालकर चंद बटन प्रेस किए और फिर एक स्क्रीन इसके सामने खुल गई। एक सुर्ख रंग का ट्रैक्टर नजर आ रहा था। हादिया और इफत बेगम, चाल तो बहुत अच्छी चली है तुम लोगों ने, मगर तुम लोग ये भूल गए कि शहरयार हसन की मोहब्बत है। आमना और मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना जानता हूँ। इसने स्क्रीन को जूम किया। सुर्ख रंग का निशान जलता पुछता दिखाई दे रहा था। एक लोकेशन जाहिर हो रही थी। मैंने आमना की उंगली में जो अंगूठी पहनाई थी वो कोई आम अंगूठी नहीं, इसमें ट्रैक्टर फिट था जो कि किसी ने तुम लोगों को बताया नहीं। मैं दुबई में पुलिस के एक आला ओहदे पर काम करता हूँ, इसलिए मेरे लिए सब आम सी बातें। इसने गाड़ी स्टार्ट की। परेशानी से इसके माथे पर बल पड़े हुए थे। पीछे रात की तारीकी फैलनी शुरू हो गई। इससे जल्द अज जल्द आमना तक पहुंचना था। वो कई घंटों से गायब थी और इसकी सलामती के हवाले से शहरयार हसन का दिल डूबा जा रहा था। वो पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता रहा। तभी मतलूबा लोकेशन पर पहुंचने में से आधा घंटा लगा। वो कोई कच्ची आबादी से थी जहां आकर ट्रैकर का निशान ठहर गया। आमना को यहीं होना चाहिए, लेकिन आखिर कहां? वो एक क्लिनिक नुमा जगह के सामने गाड़ी से उतरा। रात की तारीकी इस कच्ची आबादी में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी। लाइट बंद थी, सो हर चीज अंधेरे में डूबी हुई थी। शहरयार हसन ने जेब में से एक छोटी सी टॉर्च निकाली। वो अपना इंतजाम हमेशा करके रखता था। ये क्लिनिक उजाड़ सा था। मेन दरवाजा अंदर से लॉक था, सो वो घूमकर पिछले हिस्से में चला आया। यहाँ एक मुंदिम दीवार से अंदर जाने का रास्ता मिल गया। वो कुर्ती से दीवार फैलांग कर अंदर दाखिल होने लगा तो अच्छी मुंतखब की मुजरिमों ने लगता है पेशावर से हैं। शहरयार हसन के अंदर सर्दी की लहर दौड़ गई। आमना का ख्याल आते इसके रोंगटे खड़े हुए थे। इसने टॉर्च की रोशनी में देखा। क्लिनिक के पिछले हिस्से में टूटे फूटे से 2 कमरे थे। वहां कोई नहीं था। हाँ, मगर जमीन पर जूतों के निशान आते। वो खामोशी सतह को करता क्लिनिक के दरमियानी हिस्से में आया। यहाँ सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। शहरयार हसन ने टॉर्च की रोशनी मध्यम की। अचानक वो चौंका। इस निचले हिस्से से एक गुटी गुटी सी कराह सुनाई दी। ये आमना की आवाज थी। शहरयार हसन की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और नीचे का मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। जर्द जोड़े में मलबूस आमना को रस्सियों से जकड़कर जमीन पर डाला गया। एक पिस्तौल बरदार शख्स इसके कुछ फासले पर कुर्सी डाले बैठा था। फोन इसके हाथ में था और मध्यम आवाज में वो किसी से बात कर रहा था। माल तो बहुत खूबसूरत है, मगर कमारी लड़की की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए अभी तक इसे संभाल कर रखा है। आज रात को इसकी डिलीवरी संदल बाई के पास कर दी जाएगी। रकम तैयार रखना और इफत बेगम से भी बाकी की रकम निकलवा लेना। 6 लाख तो इसने पहले दिए थे और 6 लाख काम हो जाने के बाद। वैसे वो औरत होशियार है, अपनी सगी भतीजी का सौदा कर दिया, वो भी लड़कियों का कारोबार करने वाले के हाथों।
आदमी कहता मारकर हंसा। शहरयार हसन की बर्दाश्त जवाब दे गई। आमना की हालत देखकर इसके अंदर का वसीला शख्स जाग उठा। इसने सीटी बजाते फोन पर बात करते शख्स को चौंक कर मुड़ा। शहरयार हसन एक भरपूर इसके पेट में रसीद कर दी और वो कड़ा कर औंधे मुंह जमीन पर गिरा। गन इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, जिसे फुर्ती से शहरयार हसन ने उठा लिया, मगर इसे गन इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। इसकी किक ने नहीं इस शख्स को बेहोश कर दिया। चंद जरबे इसके पेट और सर पर लगाने के बाद शहरयार ने 15 पर कॉल की। इससे पता था पुलिस को पहुंचने में 10-15 मिनट लग जाएंगे। इतनी देर में वो होश में आने वाला नहीं था। पलटकर इसने आमना को देखा, वो नीम बेहोशी में थी। इसके मुंह पर टेप चिपकाई गई थी। शहरयार के तासुरात ढीले पड़े। नागवारी की जगह फिक्र ने ली। इसने आमना की गाल थपथपाए। लम्स महसूस करते आमना ने आंखें खोली और शहरयार को अपने सामने देखकर वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं होता, मैं हूं यहाँ, सब कुछ ठीक है, ओके। शहरयार ने नरम आवाज में से मुखातिब किया, मगर वो मुसलसल रोती जा रही थी। हादिया ने मुझे भेजा था और ये लोग पता नहीं कहां से आ गए। शहरयार हसन के टेप उतारते वो टूटे फूटे जुमलों में बोली, मगर शहरयार ने इसे खामोश करवा दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। अब उठो, हमारी मेहंदी की रात है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे दूंगा। इसने आमना का हाथ थाम कर इसे उठाया। वो लड़खड़ा कर चल रही थी, मगर शहरयार हसन अब देर नहीं करना चाहता था। घड़ी में सुइयां 8 के हिंसे से अब आगे बढ़ रही थी और वो बुरी तरह खौफजदा थी। पूरे रास्ते वो कांपती रही। शहरयार ने एक जगह रुक कर इसे पानी पिलाया, इसे साथ लगाकर तसल्ली दी, मगर इसके बावजूद इसका खौफ कम नहीं हुआ था। ताईजान मुझे मार डालेंगी, मुझे घर नहीं जाना और हादिया मिलकर कुछ भी कर सकती, कुछ भी, वो बोल रही थी। शहरयार हसन ने लब भींचे। खुदा की कसम, अगर वो तुम्हारे खूनी रिश्ते ना होते तो मैं आज इनका वो हश्र करता। वो दोनों औरतें याद रखते, लेकिन जो तमाशा इन्होंने तुम्हारा बनाना चाहा वही तमाशा आज मैं इनका बना दूंगा। इसने एक जज्ब से कहा। आमना के आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। गाड़ी घर के सामने रुकी तो आमना का हाथ थाम कर इसे अंदर ले आया, जहां सारे मेहमान अब जाने की तैयारियों में थे। शहरयार हसन को आमना का हाथ थाम कर अंदर लाते देखकर सबके सब चौंके। अम्मी वो देखे हादिया के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिरा। इसने फक होते हुए चेहरे के साथ माँ को मुखातिब किया। इफत बेगम की कदमों तले से भी जमीन निकली। आमना जख्मी थी, लर्ज रही थी और बेहद खौफजदा भी थी। ये तो घर से भाग गई थी ना, क्या तुम इसे ढूंढ कर ले आए? शहरयार, लेकिन घर से भागने वाली लड़की आखिर मिल कैसे गई? किसी रिश्तेदार ने हैरत से पूछा। शहरयार हसन एक नफरत भरी निगाह इफत बेगम की तरफ डाली। घर से नहीं भागी थी आमना, बल्कि इस औरत ने नफरत में अंधे होकर इसे अगवा करवाया था। अपनी सगी भतीजी को सिर्फ इसलिए मैंने इसकी बेटी को ठुकरा कर आमना को पसंद किया। इसकी बात पर हर तरफ सन्नाटा छा गया। बकवास है ये, खामोश कराओ अपने बेटे को। सिफत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़की खुद किरदार की कच्ची है। क्यों शहराज साहब? इन्होंने ताईजान को पुकारा। हमेशा की तरह वो गड़बड़ा कर रह गए। शहरयार ने अफसोस से इनकी तरफ देखा। शर्म आनी चाहिए आपको अंकल, ये आपके मरे हुए भाई की बेटी है। कम अज कम आप तो उसके सर पर शफकत भरा हाथ रख देते। मुजरिमों की कैद से छुड़ा कर लाया हूं मैं इसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी अंगूठी में मैंने ट्रैकर फिट कर दिया था। शक था मुझे कि ऐसी कोई हरकत करेगी खाला जान। और हादिया, इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई कि इफत बेगम ने गला फाड़कर चीख उठी। ये सब झूठ है। इस लड़की की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि सारे रिश्तेदार ताज्जुब भरी नजरों से अब इनकी तरफ देख रहे थे। बस कर दे मामा, बंद करें इस ड्रामे को। ये शख्स मेरा नहीं हो सकता। मना क्या था मैंने आपको कि चाल मत चले, बल्कि जहर देकर मार दे इस घटिया लड़की को। मार ही देते तो अच्छा होता, कम से कम तब तो शहरयार मेरा हो सकता था ना। लेकिन आपको तो अपनी अकल पर भरोसा है। आपने कहा इसे देख लें, वापस आ गई। वो हादिया ने एकदम रोते हुए चिल्ला कर कहा था। इफत बेगम ने पलट कर अपनी बेटी को देखा, जिसे सारा भांडा फोड़ दिया था। वो ऐसी थी जज्बाती और सिर्फ अपना ख्याल करने वाली। आज पहली दफा इसकी फितरत ने बेगम को ही डबो दिया। इन्होंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। रिश्तेदार अफसोस से सर हिलाते रहे। शहराज साहब एकदम गुस्से में आग बगोला हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हमेशा तुम मुझे आमना के खिलाफ भड़काती रही, लेकिन दरहकीकत जुल्म करने वाली तो तुम खुद थी। ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जैसा तुमने मेरी भतीजी के साथ किया। इनकी आवाज गुलूगीर हो गई। आमना की आंखों से आंसू टपके। शहरयार हसन ने सफाई से इसका मुकदमा लड़ा था। ताईजान अपनी सफाइयां दे रही थी, चिल्ला रही थी। हादिया अपनी जुल्ली नोच नोच कर फेंक चुकी थी और अब पैर पटकते वापस अंदर चली गई। इतनी चाली चलने के बावजूद भी शहरयार हसन इसका नहीं हो सका था। सारी दौलत और आसाइशें आमना की झोली में जा गिरी और इसका रोना पीटना तो बनता ही था।
مہمان افسوس کر رہے تھے. شہریار حسن نے گہری سانس لے کر آمنہ کی طرف دیکھا. وہ اسی طرح سفید چہرہ لیے کھڑی تھی. ماما میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں, ایک دن کی بھی دیر نہیں کروں گا میں. شہریار حسن نے سنجیدہ انداز میں ماں کو مخاطب کیا. وہ خود اپنی بہن کی چالاکی اور بد فطرتی پر حیران تھی. سونو نے بھی دیر نہیں کی اور یوں مہندی کے بجائے شہریار حسن نے آمنہ کو اپنے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ لیا تھا. عفت بیگم خود اپنے ہاتھوں اپنی جگہ سائی کروا چکی تھی, سو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص مجھے بھی گرفتار کروا دے. انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوچا اور چپکے سے مہمانوں کے بیچ میں سے نکل کر اندر چلی گئی. مہندی کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے بیچ میں طاہر جان نے آمنہ کو شہریار حسن کے ساتھ رخصت کر دیا اور رات کے پچھلے پہر ایک لگژری 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں شہریار نے آمنہ کی پریشان صورت دیکھی تو مسکرا دیا. اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا, پریشان مت, تو اب تم ہمیشہ میری حفاظت میں رہو گی. آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے وہ مسکرا دیا. آمنہ کے سر پر ڈھیروں بوجھ اتر گیا. اس نے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا تھا, اس کے لیے یہ بہت تھا. پرسکون سانس لیتے سے شہریار کی کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا.